वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको स्पॉइलर वार्निंग देना चाहता हूँ, क्योंकि अगर आपने ये मूवी नहीं देखी तो आपको इस वीडियो को देखने का भी कोई फायदा नहीं होगा। तो पहले आप मूवी देख लें, फिर उसके बाद ये वीडियो देख लें। अब ये मूवी साइंटिफिक टर्म से भरी पड़ी है, तो मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि बहुत आसान अल्फाज में समझा सकूं। और मैं इस मूवी को 3 हिस्सों में डिवाइड करूंगा, क्योंकि एक पूरी लेंथी चीज को याद रखना बहुत मुश्किल होता है। मगर आप उसी लेंथी चीज को अगर पार्ट्स में डिवाइड कर लें तो समझना भी आसान होता है और याद रखना भी। तो चलते हैं अब मेन वीडियो की तरफ। सबसे पहले इस मूवी के मेन कैरेक्टर्स की बात करते हैं, जिनमें कूपर, मर्फ, डॉक्टर ब्रैंड, प्रोफेसर ब्रैंड, डॉक्टर मैन और बहुत से कैरेक्टर हैं। लेकिन जो मेजर जो कैरेक्टर हैं वो 2 हैं। एक है कूपर, जो कि एक इंजीनियर स्लैश किसान स्लैश नासा का एस्ट्रोनॉट भी है, और दूसरा अहम कैरेक्टर है मर्फ, जो कि कूपर की बेटी है। और इस मूवी की स्टोरी इन दोनों के अराउंड ही घूमती है। अब वो कैसे है और क्यों है वो आपको एंड तक पता चल जाएगा। ये कहानी 21st सेंचुरी की है, जहां पर हालात बहुत खराब हो चुके हैं। लोग आर्मी अफोर्ड नहीं कर सकते, तो किसी भी मुल्क की कोई आर्मी नहीं है। लोगों के पास सर्वाइवल की जंग चल रही है, लोगों के पास खुराक की कमी होती जा रही है और हर तरफ हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। और आप हालात का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि जब कूपर अपने बच्चों के स्कूल जाता है तो वहां पर उसे प्रिंसिपल ये कहता है कि हमें इंजीनियर्स की नहीं बल्कि फार्मर्स की जरूरत है। अब ये जो यहाँ पर आगे बात बताने जा रहा हूँ, आपने उसके ऊपर थोड़ा फोकस करना है। अब वो जो लड़की मर्फ है, उसके कमरे में किताबें गिरती हैं, जिससे उसको ये लगता है कि उसके कमरे में कोई भूत है जो उससे बात करने की कोशिश कर रहा है। तो वो उसके कोड को डिकोड करने की कोशिश करती है मोर्स कोड की मदद से। मगर घर में उसके ऊपर कोई यकीन नहीं करता कि कमरे में कोई भूत है जो उससे बात कर रहा है। वो समझते हैं कि वैसी किताबें गिर रही हैं और इसको वहम हो रहा है। मगर एक दिन ऐसा होता है कि वहां पर बहुत बड़ा रेत का तूफान आता है और उस बच्ची के कमरे की खिड़की खुली रहती है। जब वो उस खिड़की को बंद करने आते हैं तो वहां पर एक लाइनों का पैटर्न बना होता है। मैं थोड़ा आसान करके बोल रहा हूँ ताकि आप समझ सकें। तो कूपर वो पैटर्न देखकर हैरान रह जाता है कि ये पैटर्न खुद ब खुद कैसे बना, क्योंकि तूफान की वजह से इस तरह के पैटर्न तो नहीं बनते। तो वो भी उस चीज का जायजा लेने लगता है कि कोई वाकई उससे बात करने की कोशिश कर रहा है या ये कोई वहम है हमारा। तो वो पूरी रात बैठकर उस पैटर्न का जायजा लेता है और वो इस नतीजे पर पहुंचता है कि कोई ग्रेविटी की मदद से उनसे बात करने की कोशिश कर रहा है और उन्हें कुछ समझा रहा है। आप इस बात के ऊपर फोकस ना करें कि ग्रेविटी की मदद से कैसे, ग्रेविटी क्या है, आप इस बात को अपने जहन से भी निकाल दें, क्योंकि हमारा मेन फोकस यहाँ पर ग्रेविटी नहीं बल्कि वो पैटर्न है। और वो पैटर्न को डिकोड करने की कोशिश करता है और कहता है कि ये मोर्स कोड की मदद से डिकोड नहीं होगा, बल्कि ये बाइनरी कोड्स हैं। और उस पैटर्न में जो थिक लाइन है वो 1 को रिप्रेजेंट कर रही है और जो थिन लाइन है वो 0 को रिप्रेजेंट कर रही है। और इससे वो ये नतीजा निकालता है कि ये कोड किसी कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी किसी जगह को। और वो नक्शा निकालते हैं और उस जगह को ढूंढते हैं उस कोड के मुताबिक, और उन्हें एक जगह मिलती है। तो वो डिसाइड करता है कि वहां पर जाएगा। मगर वो कोशिश करता है कि वो अकेला ही जाए और अपनी बेटी को वहां छोड़ जाए, मगर उसकी बेटी भी उसके साथ घुसकर चली जाती है। जब वो लोग वहां पर पहुंचते हैं तो उन्हें जाकर वहां पता लगता है कि वो कोऑर्डिनेट नासा के थे, यानी कि वहां पर नासा का काम जारी था, जहां पर उनकी मुलाकात डॉक्टर ब्रैंड और टार्स से होती है। और आप समझें कि टार्स एक हाईली एडवांस रोबोट है। अब यहाँ पर 2 डॉक्टर ब्रैंड हैं। एक है प्रोफेसर ब्रैंड जो कि बाप है, और एक है डॉक्टर ब्रैंड जो कि लड़की है, उसकी बेटी। जब हम बात कर रहे होंगे बाबा जी की तो हम कहेंगे प्रोफेसर ब्रैंड, और जब हम बात कर रहे होंगे वो प्यारी सी लड़की की तो हम कहेंगे डॉक्टर ब्रैंड। प्रोफेसर ब्रैंड को कूपर पहले ही से जानता था, तो वो उसे वहां के हालात के बारे में बताते हैं। पहले गंदम खत्म हो गई और अब मकई भी आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रही है, और अगर ऐसे ही चलता रहा तो अगली जनरेशन यानी कि तुम्हारी बेटी वाली जनरेशन के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं रहेगा। और एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन की मिकदार बढ़ती जा रही है, जिसको हम यूज भी नहीं करते सांस लेने में, और ऑक्सीजन बहुत कम होती जा रही है। और अगर ऐसे ही चलता रहा तो बहुत जल्द दुनिया खत्म हो सकती है। तो कूपर प्रोफेसर से पूछता है कि उनके पास क्या प्लान है दुनिया को सेव करने का। तो वो कूपर को बताते हैं कि मेरे पास 2 प्लान है, प्लान ए और प्लान बी। अब मुझे आपकी यहाँ पर थोड़ी तवज्जो चाहिए, क्योंकि अगर आप ये वाला हिस्सा अभी जो मैं बताने लगा हूँ, अगर ये वाला हिस्सा थोड़ी सी तवज्जो से समझ लेंगे ना, मैं कहता हूँ मूवी का पूरा प्लॉट आपको समझ आ जाएगा। तो मैंने इसको समझाने के लिए कुछ इमेजेस बनाए हैं जो कि मैंने इंटरनेट पर देखे थे, तो मैंने उसकी तरह के इमेजेस थोड़ी डिटेल में बनाने की कोशिश की है। आप देखें, आपको यकीनन समझ आएगी। तो सबसे पहले प्रोफेसर ब्रैंड के प्लान ए की बात करते हैं। प्लान ए ये है
कि प्रोफेसर ब्रैंड एक इक्वेशन पर काम कर रहे हैं जिससे वो ग्रेविटी को कंट्रोल करना चाहते हैं, क्योंकि अगर वो ग्रेविटी को कंट्रोल कर पाते हैं तो वो स्टारशिप बनाएंगे, स्टारशिप में बैठेंगे और स्पेस में चले जाएंगे और अर्थ को छोड़ देंगे। यानी कि उनका पहला प्लान ये है कि अर्थ को छोड़कर स्पेस में जाकर रहना शुरू कर देना। और आपको पता है कि स्पेस में जाकर रहने में सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि चलने में मुश्किल आती है, क्योंकि ग्रेविटी वहां पर नहीं है। तो वो चाहते हैं कि किसी तरह सेंट्रीफ्यूग के प्रोसेस से ग्रेविटी को कंट्रोल किया जा सके। प्लान बी की बात बाद में करते हैं, उससे पहले थोड़ी सी चीजें आप समझ लें ताकि आपको प्लान बी समझने में आसानी हो। प्लान बी के लिए सबसे पहले आपको जो चीज समझनी है वो है वर्म होल। वर्म होल आपके पास आसान अल्फाज में अगर मैं समझाने की कोशिश करूँ ना, आप इसको डोरेमोन का एनीवे डोर समझ सकते हैं। आपको पता है डोरेमोन के पास एक एनीवे डोर है, वो उस डोर को खोलता है, एक तरफ से दाखिल होता है और दूसरी तरफ किसी और जगह पहुंच जाता है। वर्म होल भी कुछ इसी तरह काम करता है, क्योंकि उसमें आप स्पेस के एक एरिया से एंटर होकर स्पेस के किसी दूसरे एरिया में निकल सकते हैं। उम्मीद है आपको थोड़ी बहुत तो आइडिया हो ही गया होगा कि वर्म होल किस तरह काम करता है, बाकी अब ऊपर वाले की मर्जी। अब ऐसा ही एक वर्म होल 48 साल पहले सैटर्न प्लैनेट के पास अपीयर हुआ है। सैटर्न यानी कि जहल उर्दू में कहते हैं और हिंदी में मेरे ख्याल से शनि कहते हैं। और उस प्लैनेट के पास किसी ने वर्म होल बनाया है ताकि वो इंसानों की मदद कर सके। और नासा अभी तक ये जानने में नाकाम है कि वो वर्म होल किसने बनाया है, लेकिन उस वर्म होल का वहां पर होना एक बहुत बड़ी हेल्प है उनके लिए, क्योंकि वो उस वर्म होल में एक जगह से दाखिल होकर दूसरी जगह किसी और सोलर सिस्टम में निकल सकते हैं। अब जब नासा को उस वर्म होल का पता चला तो उन्होंने जायजा लेने के लिए अपने 12 बेहतरीन पायलट्स को, जो एस्ट्रोनॉट थे, उनको तैयार किया और एक लेजरस मिशन पर भेजा। अब लेजरस मिशन में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, आप इस तस्वीर को देखें, आपको आइडिया होगा कि क्या है लेजरस मिशन। अब सबसे पहले अगर आप इस तस्वीर पर फोकस करेंगे तो आपको मिलेगा हमारा सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम में है सूरज, दरमियान में उसके साथ है अर्थ और अर्थ के थोड़ा सा आगे करके है सैटर्न। एग्जैक्ट नहीं है, मैं वैसे ही एक डायग्राम रफ सी बनाई है ताकि आपको आइडिया हो। अब सवाल यह है कि लेजरस मिशन की जरूरत क्यों पड़ी। स्टोरी कुछ यूं है कि जब वर्म होल पर नासा की नजर पड़ी तो उन्होंने वहां प्रोब्स की मदद से पता लगाया कि उस गैलेक्सी में 12 ऐसे प्लेनेट हैं जहां इंसान के रहने की पॉसिबिलिटी है। तो उन्होंने 12 लोगों को भेजा ताकि उन 12 प्लैनेट्स का जायजा ले सकें और वो बीकन की मदद से अर्थ पर वापस सिग्नल भेज सकें। अब उनको गए 10 साल हो चुके हैं, पर इन 10 सालों के अरसे में सिर्फ 3 ऐसे प्लैनेट हैं जहां से अभी भी सिग्नल आ रहे हैं और बाकी सब यानी बाकी 9 प्लैनेट से सिग्नल आना बंद हो चुके हैं। अब आते हैं नासा के नेक्स्ट मिशन पर, जो कि है एंड्योरेंस। एंड्योरेंस भी लेजरस मिशन की ही तरह है, मगर फर्क यह है कि यहाँ पर कूपर को और उसकी टीम को सिर्फ उन 3 प्लैनेट्स पर जाना है और जायजा लेना है कि कौन सा ऐसा प्लैनेट है जहां इंसान अपनी जिंदगी गुजार सकता है। और वो तीनों प्लैनेट्स गारगेंटुआ नामी एक ब्लैक होल के नजदीक हैं। अब यहाँ पर बात आती है प्रोफेसर ब्रैंड के प्लान बी की। अब अगर प्रोफेसर अपनी इक्वेशन बनाने में नाकाम रह जाते हैं, ग्रेविटी वाली इक्वेशन की, और अर्थ पर सारे लोग नहीं बच पाते, तो उन्होंने इसका इंतजाम प्लान बी की शक्ल में किया था। प्लान बी के मुताबिक एंड्योरेंस शिप में बहुत सी नस्ल और रंग के लोगों के डीएनए लेकर जाए जाएंगे, जिन्हें वो पॉपुलेशन बॉम्ब का नाम दे रहे थे। तो एंड्योरेंस वाले लोग एक प्लेनेट ढूंढेंगे जो इंसानों के रहने के काबिल होगा और वहां पर इंसानों की पहली नस्ल को रेस करेंगे। फिर वो नस्ल अगली नस्ल को और अगली नस्ल उससे भी अगली नस्ल को रेस करेगी ताकि इंसानों की नस्ल कायम रह सके। और प्रोफेसर एंड्योरेंस की जिम्मेदारी कूपर को सौंपते हैं, मगर पहले तो वो मना करता है क्योंकि वो अपने बच्चों को छोड़कर नहीं जाना चाहता। मगर अर्थ के हालात देखकर वो मान जाता है, पर उसके इस फैसले से उसकी बेटी मर्फ उससे नाराज हो जाती है और उसको जाने से पहले अलविदा भी नहीं करती। मगर जाने से पहले कूपर अपनी घड़ी मर्फ को दे जाता है और कहता है, जब मैं वापस आऊंगा क्या पता तब तुम और मैं दोनों एक ही उम्र के हों, तो हम तब अपनी घड़ियों के टाइम मैच करके देखेंगे। मगर मर्फ गुस्से में उस घड़ी को फेंक देती है और कूपर वहां से चला जाता है। और यहाँ पर इस मूवी का फर्स्ट पार्ट एंड हो जाता है। ये कोई ऑफिशियल एंडिंग नहीं है, बस मैं इसलिए इस हिस्से को पहला पार्ट कह रहा हूँ ताकि अच्छी तरह आप लोग समझ सकें। तो अगर आपको पहला पार्ट समझ आ गया है तो चले हम फिर दूसरे पार्ट की तरफ। और इस मूवी का सेकंड पार्ट जो होगा वो स्पेस में होगा। तो इस एंड्योरेंस मिशन पर कूपर, डॉक्टर ब्रैंड, टार्स, केस, डॉयल और रोमली जाते हैं। अब जो केस है वो आप ऐसे समझ लें कि टार्स की ही तरह एक एडवांस रोबोट है
अब नेक्स्ट जो मैं बातें करने जा रहा हूँ उसको थोड़ा आपने गौर से सुनना है, क्योंकि अगर आप वो तवज्जो से सुन लेंगे तो आपको सेकंड फेज भी क्लियर हो जाएगा इस मूवी का। अब जब कूपर और उसकी टीम वर्म होल में से गुजरकर दूसरी गैलेक्सी में पहुंचते हैं तो वहां पर उनके पास 3 चॉइस थी। पहली ये कि वो सबसे पहले डॉक्टर मिलर के प्लेनेट पर जाएं, यानी लेजरस मिशन की एक एस्ट्रोनॉट जो उस प्लेनेट पर गई थी, या फिर वो डॉक्टर मैन के प्लेनेट पर जाएं और यहाँ पे डॉक्टर एडमंड के। मगर डॉक्टर एडमंड का प्लेनेट बहुत दूर था तो उसकी चॉइस को उन्होंने अपने जहन से निकाल दिया पहले। तो फिर ऑप्शन रह जाती है डॉक्टर मिलर की और डॉक्टर मैन की। तो वो डिसाइड करते हैं कि डॉक्टर मिलर के प्लेनेट पर जाया जाए, क्योंकि वो नजदीक था और याद रहे कि ये तीनों प्लेनेट गारगेंटुआ नामी ब्लैक होल के आसपास हैं। टार्स और रोमेली को वो लोग एंड्योरेंस पर रहने देते हैं ताकि वो प्रोफेसर ब्रैंड के लिए ग्रेविटी के हवाले से डाटा कलेक्ट करें, और डॉयल, केस, कूपर और डॉक्टर ब्रैंड एक छोटी सी रेंजर शिप में बैठकर उस प्लेनेट पर पहुंचते हैं जहां डॉक्टर मिलर गई थी। अब इस प्लेनेट की खास बात यह थी कि वहां पर गुजारा 1 घंटा अर्थ पर गुजारे 7 साल के बराबर था। तो वो लोग जब वहां पहुंचते हैं तो उन्हें डॉक्टर मिलर की शिप के टुकड़े हुए नजर आते हैं और पूरे प्लेनेट पर सिवाय पानी के और कुछ भी नजर नहीं आता। तो वो लोग अपनी शिप में वापस लौटने लगते हैं, मगर एक बहुत बड़ी पानी की वेव आकर उनकी शिप से टकराती है, जिसके नतीजे में डॉयल वहीं मारा जाता है। मगर डॉक्टर ब्रैंड, कूपर और केस सही सलामत वापस शिप में आ जाते हैं, मगर इस सब में उनका बहुत वक्त प्लेनेट पर जाया हो जाता है। अब यहाँ सवाल यह है कि अगर डॉक्टर मिलर मर चुकी हैं तो सिग्नल इतने सालों तक अर्थ पर कैसे पहुंचते रहे? इसका जवाब है वक्त। जी हाँ, वक्त, क्योंकि इस प्लेनेट पर गुजरा 1 घंटा अर्थ के 7 सालों के बराबर है। तो क्या पता डॉक्टर मिलर कूपर वगैरह के आने के कुछ घंटों पहले ही इस प्लेनेट पर पहुंची हो, और टाइम डिफरेंस की वजह से नासा को पिछले 10 सालों से उनके बीकन के सिग्नल मिल रहे थे। अब इसके बाद कूपर, ब्रैंड और केस वापस एंड्योरेंस शिप पर पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वहां पर 23 साल गुजर चुके हैं और रोमेली बूढ़ा होता जा रहा है, क्योंकि वो लोग मिलर के प्लेनेट पर बहुत वक्त गुजार कर आए थे। अब यहाँ पर आता है पूरी मूवी का सबसे इमोशनल सीन, जहां कूपर अपने बच्चों के पिछले 23 साल से आए हुए मैसेजेस को देखता है, जहां उसे पता चलता है कि वो जिन बच्चों को 10-12 साल का छोड़कर आया था वो 30-35 साल के हो गए हैं। इसके बाद वो लोग डिसाइड करने बैठते हैं कि अब उन्हें डॉक्टर मैन के प्लेनेट पर जाना चाहिए या फिर डॉक्टर एडमंड के, क्योंकि फ्यूल की कमी की वजह से वो किसी एक प्लेनेट पर ही जा सकते थे। डॉक्टर ब्रैंड कहती हैं हमें डॉक्टर एडमंड के प्लेनेट पर जाना चाहिए, क्योंकि वो ब्लैक होल से बहुत दूर है और वहां ग्रेविटेशनल इफेक्ट भी बहुत कम होगा, और डॉक्टर एडमंड का भेजा गया डाटा ये बात शो करता है कि वहां लाइफ पॉसिबल है। मगर कूपर कहता है कि हमें डॉक्टर मैन के प्लेनेट पर जाना चाहिए, क्योंकि वो बहुत बड़ा साइंटिस्ट था और अगर वो अब तक सिग्नल भेज रहा है तो जरूर इसके पीछे कोई ना कोई रीजन जरूर होगा। मगर जब उन्हें ये पता चलता है कि डॉक्टर ब्रैंड और डॉक्टर एडमंड के दरमियान चक्कर चल रहा था तो वो लोग ये समझते हैं कि वो सिर्फ डॉक्टर एडमंड से मिलने के लिए बहाना बना रही है कि उस प्लेनेट पर जाना चाहिए, और वो डॉक्टर ब्रैंड की बात नहीं मानते और डॉक्टर मैन के प्लेनेट की तरफ निकल जाते हैं। जब वो लोग डॉक्टर मैन के प्लेनेट पर पहुंचते हैं तो वो डॉक्टर मैन को हाइबरनेशन में पाते हैं। जब मैन उठता है तो वो बताता है कि यहाँ पर लाइफ पॉसिबल है, पर तभी टार्स डॉक्टर ब्रैंड को उसके बाप यानी प्रोफेसर ब्रैंड की मौत की खबर सुनाता है, जो कि मर्फ के मैसेज की फॉर्म में थी, जो उन्हें प्रोफेसर की मौत की खबर भी सुनाती है और ये भी बताती है कि प्रोफेसर ने मरने से पहले उसे क्या बताया था। वो बताती है कि प्रोफेसर की इक्वेशन सब एक झूठ था, प्लान ए तो कभी था ही नहीं। प्रोफेसर पहले ही से जानते थे कि बड़े बड़े स्पेस स्टेशन बनाकर स्पेस में नहीं रहा जा सकता, इसलिए उन्होंने तुम लोगों को झूठ बोला और तुम लोगों को प्लेनेट ढूंढने भेजा ताकि वहां पर इंसानों की नस्ल को पैदा कर सको। इसके बाद कूपर डॉक्टर मैन के साथ उस प्लेनेट का जायजा लेने जाते हैं, लेकिन वहां पर जाकर उसे पता लगता है कि डॉक्टर मैन तो झूठ बोल रहा था, सारा उसका भेजा गया डाटा झूठ था। अब जरूर आपके जहन में सवाल होगा कि डॉक्टर मैन को झूठ बोलने की क्या जरूरत पड़ी है, इतनी दूर जाकर उन्होंने झूठ बोला। अब बात कुछ यूं है कि डॉक्टर मैन जो है वो एक बुज़दिल शख्स है। जब वो उस प्लेनेट पर पहुंचा और उसे पता लगा कि वहां पर इंसान नहीं रह सकते, तो उसे अपनी जान की फिक्र पड़ी कि वो ज्यादा देर तक वहां पर नहीं जिंदा रह सकता। तो उसने वो बीकन ऑन कर दिया ताकि नासा ये समझे कि वहां पर जिंदगी गुजारी जा सकती है और बाद में अपने एस्ट्रोनॉट भेजे ताकि वो उसे रेस्क्यू कर सकें। आपके ज़हन में यहाँ पर एक और सवाल होगा कि यार अब वो आ गए हैं एस्ट्रोनॉट उसे रेस्क्यू करने, तो उनके साथ क्यों नहीं चला जाता, उनको धकेल कर उनको वहां छोड़कर क्यों जाना चाहता है? इसकी वजह यह है कि वो ये इंप्रेशन नहीं देना चाहता कि जब वो वापस अर्थ पर जाए तो लोग उसे बुज़दिल कहें,
कि उसने अपनी जान बचाने के लिए करोड़ों रुपयों का और लोगों की जानों का नुकसान पहुंचाया है, क्योंकि अगर ये लोग उसके साथ जाएंगे तो वहां पर वो सारा सच बताएंगे कि सब कुछ झूठ था। इसीलिए वो उन लोगों को वहां पर या तो मार के जाना चाहता था या तो उनको वहां पर पीछे उस प्लेनेट पर छोड़कर जाना चाहता था, ताकि कोई भी जाकर उनको सच ना बता सके। इसलिए वो उनकी शिप चुराता है और जाकर एंड्योरेंस के साथ डॉकिंग करने लगता है, मगर उस डॉकिंग के प्रोसेस में उसकी जान चली जाती है। और यहाँ पर इस मूवी का पार्ट 2 में करूंगा एंड, ताकि आपको इस स्पेस वाला हिस्सा समझ आ सके, क्योंकि पहला हिस्सा मैंने सारा रखा जमीन वाला, दूसरा हिस्सा जो मैंने रखा है वो सारा स्पेस वाला रखा है, ताकि आप दोनों का डिफरेंस अलग-अलग समझ सकें। अब आते हैं इस मूवी के थर्ड और फाइनल हाफ पे। डॉक्टर मैन ने एंड्योरेंस के साथ डॉकिंग के दौरान अपनी जिंदगी तो गवा दी, मगर जाते जाते एंड्योरेंस को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा गए। मगर फिर भी किसी तरह कूपर अपनी शिप को एंड्योरेंस के साथ लगाता है और एंड्योरेंस का कंट्रोल दोबारा संभाल लेता है। अब याद रहे कि उनके पास फ्यूल बहुत कम रह चुका है और केस उन्हें वार्न करता है कि हम ब्लैक होल की तरफ खींचे चले जा रहे हैं। तो वो टार्स को एक रेंजर में बिठाकर वहां से ब्लैक होल में फेंक देता है ताकि शिप का वजन कुछ कम हो सके। इसके बाद वो स्लिंग शॉट वाले प्रोसेस की मदद से एंड्योरेंस को डॉक्टर एडमंड वाले प्लेनेट की तरफ धकेलता है और खुद भी एंड्योरेंस का साथ छोड़ देता है ताकि वजन कुछ और कम हो सके और डॉक्टर ब्रैंड बड़ी आसानी से उस प्लेनेट पर पहुंच सकें। अब आपके जहन में सवाल ये जरूर होगा कि स्लिंग शॉट क्या है। मैं बहुत आसान करके समझाने की कोशिश करता हूँ, ऐसा है नहीं, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि प्रोसेस है क्या। आप एक धागा लें, धागे के साथ एक पत्थर बांधें और उस धागे को हाथ में पकड़कर घुमाना शुरू कर दें। आप उस धागे को घुमाएं और एकदम से छोड़ दें तो वो बड़ी तेजी से मूव करता हुआ आगे की तरफ चला जाएगा। आपने यकीनन किया भी होगा बचपन में, तो आप समझें कि यही है स्लिंग शॉट और कुछ भी नहीं है। अब जब कूपर उस एंड्योरेंस की शिप को छोड़ देता है तो वो भी ब्लैक होल की तरफ गिरना शुरू हो जाता है और उसकी शिप खराब होने लगती है, तो वो वहां से इजेक्ट हो जाता है, यानी कि उस शिप से बाहर निकल आता है। जैसे ही वो बाहर निकलता है उसकी शिप डिस्ट्रॉय हो जाती है और वो ब्लैक होल के अंदर खींचा चला जाता है। और जब वो जाकर रुकता है तो वो एक ब्लैक होल के अंदर नहीं बल्कि एक टेसरेक्ट के अंदर होता है। टेसरेक्ट मैं कोशिश करता हूँ आपको आसान अल्फाज में समझाने की। आप ऐसे समझें कि वक्त हमेशा आगे की तरफ जा रहा है, लेकिन अगर जिस तरह आपके सामने पियानो हो, आप पियानो के किसी भी बटन को आप टच कर सकते हैं ना। इसी तरह अगर आपके पास कोई इस तरह की चीज बना दे कि आप वक्त में कभी भी आगे जा सकते हैं, कभी भी पीछे आ सकते हैं, अपनी जिंदगी के किसी भी पॉइंट को टच करना चाहें, किसी भी पॉइंट पर जाना चाहें, आप जा सकते हैं। तो टेसरेक्ट वो जगह है जहां पर कूपर अपनी बेटी की जिंदगी के किसी भी लम्हे पर जा सकता है। वो अपनी बेटी के पास में जा सकता है, वो किसी भी, जिस तरह पियानो मैंने आपको एग्जांपल दी, वो किसी भी पॉइंट पर पहुंच सकता है। अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि वो तो ब्लैक होल में गिर रहा था, वो टेसरेक्ट में कैसे पहुंचा। इसकी बात मैं एंड पे करता हूं कि टेसरेक्ट बनाया किसने और उसको वहां पर फेंका किसने। अब कूपर उस टेसरेक्ट में मौजूद है और वो अपनी बेटी के कमरे में है, जहां पर वो लाइब्रेरी में से बुक्स गिराकर उससे बात करने की कोशिश करता है, उससे कम्युनिकेट करने की कोशिश करता है। ये वही बुक्स गिर रही हैं जिसको हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था, जिसे मर्फ कोई भूत समझ रही थी जो उसकी बुक्स गिरा रहा है, बल्कि वो कोई और नहीं, फ्यूचर का कूपर था। टार्स भी कूपर के साथ कांटेक्ट करता है और उसे बताता है कि उसने उस इक्वेशन के हवाले से डाटा इकट्ठा कर लिया है और अगर वो डाटा किसी तरह अर्थ पर पहुंचा दिया जाए तो लोगों को अर्थ पर बचाया जा सकता है। तो कूपर उस डाटा को मोर्स कोड की फॉर्म में अपनी बेटी तक पहुंचाने की कोशिश करता है और वो उस सारे डाटा को उस घड़ी में डाल देता है जो घड़ी वो जाते हुए अपनी बेटी को दे के गया था। और वो सारा डाटा उस घड़ी के सेकंड वाले हैंड में फिट होता है, जो कि उसकी बेटी, जो कि अब बड़ी हो चुकी है, वो डिकोड करती है, वो इक्वेशन को सेट करती है और ग्रेविटी पर कंट्रोल करते हैं वो लोग और बड़ी बड़ी स्टारशिप स्पेस में बनाकर रहने लगते हैं। अब जैसा कि कूपर ब्लैक होल में गिरा था तो वहां के हवाले से टाइम और स्लो गुजरना शुरू हो जाता है उसके लिए। तो वहां पर गुजारा 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, अर्थ पर गुजारे 50-60 सालों के बराबर होता है। तो जब वो डाटा कम्युनिकेट कर देता है अपनी बेटी को तो वहां से टेसरेक्ट गायब हो जाता है और वो दोबारा स्पेस में गिरने लगता है। मगर तब वहां पर उसे कुछ एस्ट्रोनॉट पकड़ लेते हैं जो बाद में फ्यूचर के एस्ट्रोनॉट हैं और वो उसे कूपर स्टेशन पर ले आते हैं जो कि उसकी बेटी के नाम पर है, जहां पर उसकी मुलाकात उसकी बेटी से होती है जो कि बहुत बूढ़ी हो चुकी है। और वो उसे कहती है कि मेरे पास तो मेरी बहुत बड़ी फैमिली है, मेरे पोते पोतियां सब मौजूद हैं, लेकिन तुम्हारे पास कोई भी मौजूद नहीं है। और वो उसे मशवरा देती है कि जाओ और जाकर डॉक्टर ब्रैंड से मिलो। अब आपके ज़हन में सवाल होगा कि डॉक्टर ब्रैंड के साथ क्या हुआ। वो डॉक्टर एडमंड वाले प्लेनेट पर पहुंच चुकी है और वो प्लेनेट इंसानों के रहने के लिए ठीक है,
यानी कि वो स्टार्ट में सही कह रही थी कि हमें डॉक्टर एडमंड वाले प्लेनेट पर जाना चाहिए, ना कि डॉक्टर मैन वाले प्लेनेट पर। अब वो उस प्लेनेट पर अकेली है और उसके पास वो डीएनएज मौजूद हैं और वो वहां पर इंसानों की नई नस्ल को रेज करेगी और कूपर भी उसके पीछे वहां पर जा रहा है। अब सवाल ये है कि वहां पर वो टेसरेक्ट किसने बनाया, वहां पर वो वर्म होल किसने बनाया 48 साल पहले। तो उसका जवाब ये है कि फ्यूचर के इंसानों ने आकर वहां पर वर्म होल बनाया ताकि वो लोग नए प्लेनेट को ढूंढ सकें। अब शायद ये इंसान अर्थ के ना हो, क्योंकि मुझे लगता है ये वो फ्यूचर के लोग हैं जिनको डॉक्टर ब्रैंड ने रेस किया है। उन फ्यूचर के लोगों ने जाकर वहां पर वर्म होल बनाया, वो टेसरेक्ट बनाया ताकि कूपर मर्फ को डाटा ट्रांसफर कर सके। और यहाँ पर यह मूवी बहुत से सवालों के जवाब दिए बगैर एंड हो जाती है। तो मैंने कोशिश की है कि आसान अल्फाज में आपको समझा सकूं। तो आप मुझे कमेंट करके ये बताएं कि आप में से किस किस ने ये मूवी पहले देखी हुई है और आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है, और क्या इस वीडियो को देखने के बाद आपको मूवी डिटेल में और भी समझ आई है या नहीं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर करें। तो खुश रहें, खुश रखें। अल्लाह हाफिज।